के अंदर हम लोगों ने सीक्वेंशियल सर्किट का बेसिक देखा। इस सीक्वेंशियल सर्किट्स का मतलब क्या होता है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट से डिफरेंट कैसे होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा सीक्वेंशियल सर्किट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। अब उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर सेंस मेमोरी की जरूरत होती है, और सबसे बेसिक मेमोरी एलिमेंट हमारा दो इन्वर्टर से बनता है, जिसे हम बोलते हैं बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो इस वीडियो के अंदर हम अपना डिस्कशन वहीं से कंटिन्यू करेंगे और मेमोरी एलिमेंट के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम बात करेंगे लैचेस की, ठीक है। अब ये लैच क्या चीज होती है, मैंने ये बताया अगर किसी डिवाइस के अंदर कोई वैल्यू परमानेंटली स्टोर हो जाए, यानी वो जब तक स्टोर्ड रहे जब तक कि हम उस वैल्यू को चेंज ना करें। कहने का मतलब वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होनी चाहिए। We can change the value when we want to change that value, but it should not change by itself. And then that value is said to be latched inside the system. तो लैच होने का मतलब है वैल्यू का स्टोर हो जाना। तो लैच क्या हुआ, लैच एक डिवाइस ऐसी बनी जो कि किसी वैल्यू को स्टोर करने के काम में आती है। तो लैच एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर। तो इसका डेफिनेशन लिखना, latch is a basic memory element. Latch is a basic memory element that is used to store one bit information. That is used to store one bit information. ठीक है। अब लैचेस देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव हाई लैच। मैंने एक्टिव हाई और एक्टिव लो का कांसेप्ट डिकोडर के अंदर बताया था। और दूसरा होता है एक्टिव लो लैच। ये जो एक्टिव हाई और एक्टिव लो की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट बात हो रही है, यानी जिसके इनपुट एक्टिव हाई की तरह काम करेंगे उसे बोलोगे एक्टिव हाई लैच, और जिसके इनपुट एक्टिव लो की तरह काम करेंगे उसे बोलोगे एक्टिव लो लैच। एक्टिव लो का मतलब क्या होता है कि इनपुट को एक्टिव माना जाता है 0 पे और इनएक्टिव माना जाता है 1 पे, और एक्टिव हाई में इनपुट को एक्टिव मानते हैं 1 पे और इनएक्टिव मानते हैं 0 पे। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लैचेस के बारे में बात करेंगे। तो दो लैचेस डिस्कस करेंगे, एक्टिव हाई और एक्टिव लो। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लिखना एक्टिव हाई SR लैच, एक्टिव हाई SR लैच। अब देखो जो SR लैच की बात आती है, इसमें भी कौन से वर्जन की बात कर रहे हैं, एक्टिव हाई की। यहां पे जो S होता है, S का मतलब होता है सेट टर्मिनल, R का मतलब होता है रीसेट टर्मिनल। तो इसके अंदर दो इनपुट होते हैं, सेट और रीसेट। तो इसे अगर एक ब्लॉक से दिखाओगे, SR, और मैंने बोला था हर लैच या मेमोरी एलिमेंट में दो आउटपुट होना जरूरी है, एक तो जो बिट स्टोर्ड है Q और एक उसका कॉम्प्लीमेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, लैच के हमेशा दो आउटपुट होते हैं, वन इज द बिट स्टोर्ड इनसाइड द लैच एंड अदर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वैल्यू स्टोर्ड। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, every latch has two outputs, every latch has two outputs, one is the bit stored, one is the bit stored and other is its complement, and other is its complement। अब देखो सेट और रीसेट का यहां पे क्या मतलब है, हम एक्टिव हाई की बात कर रहे हैं, ये ब्लॉक डायग्राम सिर्फ एसआर लैच का है, ठीक है। इसमें एक्टिव हाई और एक्टिव लो से कोई लेना देना नहीं है, वो इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन पे बात होगी। एक्टिव हाई का मतलब है, देखो अगर एस को 1 कर दिया, यानी तुम कौन से इनपुट को 1 कर रहे हो, सेट वाले इनपुट को, तो ये आउटपुट को सेट कर देता है। और अगर आर को 1 कर दो तो तुम क्या कर रहे हो, रीसेट को 1 कर रहे हो, तो आउटपुट को रीसेट कर देता है।
तो सेट हाई करने का मतलब है मैं आउटपुट को सेट करना चाह रहा हूं। सेट का मतलब हमेशा ध्यान रखना 1 होता है और रीसेट का मतलब हमेशा क्या होता है 0। अब इसको डिजाइन कैसे करते हैं, देखो इसको डिजाइन किया जाता है नॉर गेट की मदद से। जैसे हमने 2 इन्वर्टर लिए थे ना, सेम तरह से, बट इन्वर्टर में हमने कोई इनपुट तो लगाया नहीं था, यहां इनपुट लग जाता है एस और आर। अब जब मैंने बाइस्टेबल एलिमेंट के बारे में बात की थी तो उसके अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने क्या किया था कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से जोड़ा था, है ना। तो सेम चीज यहां करनी पड़ेगी। मेमोरी एलिमेंट में हमेशा फीडबैक होता है, ठीक है। या एक काम करो, एस और आर को एक्सचेंज कर लो, यहां आर यहां एस। इस कंस्ट्रक्शन में आर के सामने हमेशा क्यू होता है और एस के सामने हमेशा क्यू बार, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट होता है जिसमें कि 2 क्रॉस कपल्ड नॉर गेट्स लगे हैं और 2 इनपुट है आर और एस। इस सर्किट की फंक्शनैलिटी पढ़ने से पहले हमें नॉर गेट की ट्रुथ टेबल क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं लिख देता हूं रेफरेंस के लिए। माना कि आप सभी लोगों को पता है कि नॉर गेट का आउटपुट कैसे निकलता है, बट स्टिल हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक बार नॉर गेट का ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं। इसको फिर मैं बार बार यूज कर सकता हूं। देखो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 0 पे नॉर गेट क्या देता है 1 और बाकी सभी जगह देता है 0, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज बोली कि इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आउटपुट को सेट करना है या तो रीसेट करना है। तो सबसे पहले सेट की बात कर लेते हैं। सेट करने का क्या मतलब है कि हमें 1 स्टोर करना है लैच के अंदर। तो सबसे पहले मैं सेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखो सिर्फ समझने पे ध्यान दो, ये मत सोचो कि अगर हमारे सामने एक रैंडम सर्किट आ जाए तो कैसे बना पाओगे। उस बारे में भी आगे बात करेंगे कि अगर कोई भी रैंडम लैच का सर्किट दिया हो तो कैसे उससे डील करना है। अभी ये समझो कि इन पर्टिकुलर इस सर्किट की बात कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एम है केस नंबर 1 कि हमें क्या स्टोर करना है, 1 स्टोर करना है, यानी कि सेट करना है। अब सेट करने के लिए क्या करोगे, एस को 1 ले लो और आर को ले लो 0। अब देखो हमें पता है नॉर गेट में कोई भी इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट क्या आता है 0। अब हमने इधर सेट को 1 कर दिया है, देखो सेट को 1 कर दिया तो इस नॉर गेट का आउटपुट क्या आना चाहिए 0। अगर नॉर गेट का एक भी इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट परमानेंटली 0 होता है। तो सेट 1 कर देने से इंपैक्ट क्या पड़ा कि क्यू बार हो गया 0। ये बात क्लियर हुई, सेट 1 हुआ तो क्यू बार 0। अब ये क्यू बार देखो घूम के पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है ऐसे। ये क्यू बार जब पीछे गया तो यहां से क्या पहुंचा 0 और आर भी क्या था 0। तो 0 और 0 क्या आउटपुट आएगा 1। 0 0 पे नॉर गेट का आउटपुट होता है 1, तो हम ये बोल देंगे आर 0 की वजह से क्यू आ गया 1। सही बात है। देखो यही तो करना था, क्यू को 1 करना था और क्यू बार को 0 करना था और वैसा ही हुआ। हमने एस को 1 किया तो क्यू बार 0 हो गया और फिर उस आउटपुट का यूज करके हमने देखा कि क्यू क्या आ गया 1। अब ऐसा आने के बाद सपोज अब मैं क्या करता हूं, नाउ मेक, अब इसके बाद मैं क्या करता हूं s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू मैं 0 कर देता हूं। अब मैंने क्या कर दिया s और r दोनों को 0 कर दिया। अब देखो s 0 है, ऊपर से क्या आ रहा है 1, 0 और 1, 0 s 0 आ रहा है और ऊपर से q 1 आ रहा है, तो 0 और 1 का नॉर क्या हो गया 0। फिर देखो r 0 आ रहा है और ये 1 आया तो ये पीछे गया, सॉरी ये 0 आया
आर 0 आ रहा था और ये भी 0 आया, तो 0 पीछे गया। देखो यहां किस किस का नॉर हो रहा है, आर का और क्यू बार का। क्यू बार 0 है, आर भी 0 है, 0 0 का नॉर क्या आएगा 1। तो देखो हमने क्यू बार को 0 और क्यू को 1 कर दिया था। अब जब दोनों इनपुट 0 हुए तो वही स्टेट क्या रह गई, स्टोर। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं होल्ड और मेमोरी। यानी कि जब दोनों इनपुट को तुमने इनएक्टिव कर दिया तो भी जो स्टेट स्टोर्ड थी वही स्टेट उसके अंदर रह गई। यही तो मैंने बोला मेमोरी का रोल होता है। मेमोरी का रोल क्या होता है, जब कोई वैल्यू स्टोर करा दी जाए तो वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर्ड रहनी चाहिए। तो मैंने इनपुट लगाया, s को 1 किया, r को 0 किया, उससे क्या स्टोर कर दिया 1। अब दोनों इनपुट जब हटा दिए तो भी सेम वैल्यू स्टोर्ड रह गई। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डिजाइनिंग अ मेमोरी एलिमेंट। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये विद डायग्राम शो कर सकते हो कि हमने कैसे डिराइव किया है। मैं डायग्राम बार बार नहीं बना रहा हूं, अगर नोट्स बना रहे हो तो डायग्राम हर केस के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 में मुझे क्या करना है, मुझे स्टोर करना है 0, यानी कि किसकी बात कर रहा हूं, रीसेट की। जैसा मैंने अभी बताया था, रीसेट करने के लिए क्या करेंगे, s को 0 और r को 1। अब देखो नॉर गेट में मुझे क्या पता है, अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 0 आता है। तो हमेशा शुरू वहां से करना जहां एक इनपुट 1 हो। R1 हो गया, R1 हो गया तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। R1 हो गया तो इस नॉर गेट का आउटपुट क्या हो गया 0। R1 होने से Q हो गया 0, ठीक है। अब ये जो Q0 आया ये पीछे गया। इस बार हम कैसे जा रहे हैं, इस बार हम इसको पीछे ले जा रहे हैं। ये 0 पीछे गया, यहां से भी क्या आ रहा था s में 0, इधर से भी आया 0, इधर से भी आया 0। 0 0 का नॉर क्या होता है 1। तो यहां से क्या हुआ, Q बार हो गया 1। तो यही हुआ ना, देखो 0 स्टोर करना था तो Q पे 0 आ गया और उसके कॉम्प्लीमेंट पे क्या आ गया 1। हमेशा ये ध्यान रखो जो स्टोर्ड वैल्यू है वो Q है ना कि Q बार। तो अगर मैं कहता हूं मुझे आउटपुट को 0 करना है, इसका मतलब Q को 0 करना है, ठीक है। आउटपुट को 1 करना है माने Q को 1 करना है। तो स्टोर्ड वैल्यू इज ऑलवेज Q एंड नॉट द Q बार। Q बार स्टोर्ड वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट है। अब सपोज इसके अंदर भी मैं ऐसा ही कर देता हूं कि s और r को दोनों को 0 कर देता हूं। अब देखो मैंने s को 0 कर दिया और r को 0 कर दिया। अब q क्या आ चुका था 0, q क्या आ गया था 0। तो देखो यहां से 0 आ रहा था, यहां से भी 0 आ रहा है, तो 0 0 का नॉर क्या हो जाएगा, 0 0 का नॉर हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये 1 गया पीछे, ये 1 गया यहां से पीछे। r में क्या आ रहा है 0, q बार में क्या आ रहा है 1, ठीक है। अब r 0 है, q बार 1 है, 0 और 1 का नॉर क्या होता है 0। तो देखो तुमने जब r को 1 किया तो आउटपुट क्या हो गया 0 और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1। अब तुमने r को भी 0 कर दिया, तब भी सेम वैल्यू रह गई q0 और q बार 1। यानी इसने उस वैल्यू को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया या एज अ मेमोरी उसे सेव कर लिया। तो यही चीज मेमोरी एलिमेंट को हमेशा करना भी चाहिए कि जब इनपुट लगा के उसकी वैल्यू तुमने फिक्स कर दी, उसके बाद इनपुट हटा देने के बावजूद भी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो एक बार ये वाला पॉइंट लिखो, when SR latch is set or reset, when SR latch is set or reset and we remove the inputs the value stored in the latch remains stored or is unchanged, ठीक है। यानी सेट को 1 करके आउटपुट को 1 कर सकते हो, रीसेट को 1 करके आउटपुट को 0 कर सकते हो, और बाद में जब दोनों इनपुट हटा दोगे तो जो भी वैल्यू स्टोर हो चुकी थी
वो वैल्यू स्टोर्ड रह जाती है, वो वैल्यू नहीं चेंज होती। ठीक है, दोनों केसेस क्लियर हुए कि अगर S1 है R0 है तो Q क्या आएगा 1, Q बार क्या आएगा 0। R1 है S0 है तो Q आएगा 0, Q बार आएगा 1। और 0 0 है तो जो वैल्यू स्टोर किया था वही वैल्यू स्टोर्ड रह जाएगी। ठीक है, अब लास्ट केस पे आते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम लेते हैं S इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 1। 2 बिट में ये कॉम्बिनेशन भी तो पॉसिबल है भाई, 2 बिट का इनपुट है ना, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। चौथे में S और R दोनों 1 हो गए। अभी हमने देखो क्या बोला, नॉर गेट का एक भी इनपुट अगर 1 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाता है 0। अब दोनों नॉर गेट में एक एक इनपुट 1 है तो दोनों नॉर गेट का आउटपुट क्या आएगा 0। तो इसकी वजह से क्या होगा, Q इक्वल टू Q बार इक्वल टू 0। इसको बोला जाता है इनवैलिड स्टेट। इनवैलिड क्यों, आउटपुट तो मुझे मिल रहा है ना, लेकिन ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यानी सर्किट काम कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि सर्किट काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये लैच की तरह काम नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्या बोलोगे, सर्किट डज नॉट वर्क एज अ लैच। ये बात क्लियर हुई, सर्किट एक लैच का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों आउटपुट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं मिल रहे। मैंने ये बोला था कभी भी लैच डिजाइन करते हो तो उसके जो दो आउटपुट्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में रहते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि S इक्वल टू R इक्वल टू 1 ये कॉम्बिनेशन हमें कभी भी यूज नहीं करना है। ये कॉम्बिनेशन इनवैलिड आउटपुट देता है, तो इस वाले लैच के अंदर 3 कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो बट चौथा नहीं। ठीक है, तो हमने ये बोला R को भी 1 कर दिया, S को भी 1 कर दिया, तो Q क्या आ गया 0 और Q बार भी क्या आ गया 0। अब सपोज ये लॉजिक गेट है G1, ये है G2। अब मैं दोनों इनपुट को 1 से 0 की तरफ ले जा रहा हूं। मुझे पता है जब दोनों 0 जाते हैं, जब दोनों 0 जाते हैं तो जो वैल्यू स्टोर्ड होती है वही वैल्यू रह जाती है सर्किट के अंदर। अब दोनों को 0 ले जा रहे हो तो एक चीज समझना, 2 केसेस बनते हैं। एक फर्स्ट केस G1 is faster than G2। अगर गेट 1 फास्टर है, गेट 1 का आउटपुट मुझे पहले मिलता है, तो R 0 हो गया, Q बार भी क्या था 0 था। R 0 हो गया, Q बार भी क्या था 0 था, तो 0 0 का नॉर क्या आता है 1। G1 फास्टर है ना तो उसका आउटपुट पहले मिलेगा, Q आ गया 1। दोबारा देखो, Q बार 0 था, जब दोनों 1 1 थे Q बार क्या था 0। तुमने R को क्या कर दिया 0 0 0 का नॉर डायरेक्टली क्या मिल गया 1। अब इधर 1 आया, इधर 1 आया और S क्या था 0। 1 0 का नॉर क्या होता है 1 0 का नॉर होता है 0। तो ये कौन सी स्टेट बन गई, सेट वाली स्टेट आ गई। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, G2 is faster than G1। G2 is faster than G1। अब देखो यहां से Q क्या है 0, S भी क्या हो गया 0। S और ये दोनों इनपुट जब 0 हो जाए तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1। आउटपुट अगर 1 आना चाहिए तो Q बार हो गया 1। ये बात समझ रहे हो मेरी, मैंने क्या बोला, Q 0 था और S भी क्या हो गया 0। स्टार्ट किससे कर रहा हूं G2 से। क्यों G2 से स्टार्ट कर रहा हूं, G2 का आउटपुट G1 से पहले मिलेगा। तो जब दोनों 0 0 हो गए तो आउटपुट क्या आ गया 1। अब ये 1 पीछे गया, 1 और 0, 1 और 0 का आउटपुट क्या आना चाहिए, नॉर में 1 और 0 का आउटपुट होता है 0, तो Q आ गया 0। तो ये क्या हो गया रीसेट। यानी देखो जब 1 1 से 0 0 पे गए
तो सेट भी बन सकता है, रीसेट भी बन सकता है, लेकिन क्या बनेगा ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम ये नहीं जानते दोनों में से फास्टर गेट कौन सा है। एक चीज सोच करके देखो, दो नॉर गेट हैं, दोनों साथ में मैन्युफैक्चर हुए, तब भी ये चीज गारंटीड नहीं है कि दोनों एकदम आइडेंटिकल होंगे। दोनों में कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिफरेंस जरूर होगा। अगर छोटा मोटा डिफरेंस है तो दोनों का प्रोपगेशन डिले डिफरेंट होगा, और अगर दोनों का प्रोपगेशन डिले अलग अलग आ रहा है तो दोनों का आउटपुट एक साथ नहीं आ सकता, और अलग अलग टाइम पे आउटपुट आएगा, तो सेट स्टेट भी पॉसिबल है और रीसेट भी। इसीलिए कभी भी 1-1 वाली स्टेट में नहीं भेजते, क्योंकि इसके बाद आउटपुट को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिखना, द आउटपुट ऑफ लैच when both inputs are 1, the output of latch when both inputs are 1 is invalid because both outputs are not complement of each other. Both outputs are not complement of each other, and when the inputs are both made zero again, the state of the circuit is unpredictable. And depends on propagation delay of the gates. ये बात क्लियर हुई? ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो, इसकी हम लोग स्टेट टेबल बनाते हैं। जो हम लोग पहले ट्रुथ टेबल बोलते थे ना, अब उसी को स्टेट टेबल बोलते हैं। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट किससे शो होती है? स्टोर्ड वैल्यू से। यहाँ स्टोर्ड वैल्यू क्या है? Q और Q बार। वैसे तो स्टोर्ड वैल्यू Q को बोलते हैं। अगर मैं पूछूं इस सर्किट की स्टेट क्या है, तो यहाँ स्टेट है 1 और यहाँ स्टेट है 0। तो स्टेट किससे रिप्रेजेंट होती है? स्टोर्ड वैल्यू से। और स्टोर्ड वैल्यू लैच में कौन सी होती है? Q। अब देखो, हम ऐसे दिखाते हैं। देखो, दो आउटपुट है ना, ये n+1 का मतलब क्या है? एक चीज सोचो, जब किसी सीक्वेंस की बात होती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई nth टर्म बताओ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी ना कि सीक्वेंस की फॉर्म में आता है आउटपुट। तो अगर मैं n+1th टर्म की बात करता हूं तो वो किसका फंक्शन होती है? वो nth टर्म पे डिपेंड करती है और इनपुट पे। तो इसको हम लोग बोल देते हैं नेक्स्ट स्टेट, यानी अगली टर्म जो आएगी, और इसको बोल देते हैं प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, तो Qn हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट स्टेट, और Qn+1 क्या होता है? नेक्स्ट स्टेट। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, प्रेजेंट स्टेट को Q से भी दिखाते हैं और नेक्स्ट स्टेट को Q+। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट माने जो अभी आउटपुट है, और नेक्स्ट स्टेट माने अगला आने वाला आउटपुट क्या होगा। अब एसआर के अंदर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब हमने क्या देखा? 0 0 पे जो वैल्यू स्टोर्ड थी वही वैल्यू स्टोर्ड रह जाती है। ये बात क्लियर है? 0 0 पे जो वैल्यू स्टोर्ड होती है वही रह जाती है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी चाहिए? जो प्रीवियस स्टेट थी। या नेक्स्ट स्टेट किसके बराबर है? प्रेजेंट स्टेट के। हमने देखा सेट वाले केस में 0 0 किया तो सेट रह गया, रीसेट वाले केस में 0 0 किया तो रीसेट रह गया। यानी व्हाटएवर इज द प्रेजेंट स्टेट इज सेम एज द नेक्स्ट स्टेट। तो Qn+1 में Qn ही आएगा। ये बात क्लियर हुई कि जो भी स्टेट अभी है वही स्टेट अगली है। 0 1 वाले को क्या बोला था हमने?
रीसेट। रीसेट में क्या स्टोर हो जाता है, यहाँ 0 और बार में 1। 1 0 वाले को क्या बोला था, सेट। 1 0 में क्या स्टोर होता है, इधर 1 इधर 0, और 1 1 वाला स्टेट इनवैलिड था, इस पे दोनों जीरोस आते हैं, तो ये वाला स्टेट है इनवैलिड, जिसको हमें यूज नहीं करना है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है, कि इसे हम लोग स्टेट टेबल बोलते हैं। तो स्टेट टेबल क्या बताता है, इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट ऑफ द सर्किट, ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। अब इस पे एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो पाए। एक्टिव हाई लैच जिसके बारे में हमने बात की है, एक्टिव हाई देखो अब क्यों बोल रहा हूं, अब ये क्लियर हो रहा है, सेट को अगर हाई कर रहे हो तो सेट हो जा रहा है, रीसेट को अगर हाई कर रहे हो तो रीसेट हो जा रहा है, यानी 1 करने पे आउटपुट चेंज हो रहा है, और जब 1 को एक्टिव मानते हो तो उसे क्या बोलते हो, एक्टिव हाई, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पहला कुछ ऐसा है, एग्जांपल है, अगेन ट्राई करने के लिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। एक्स वाई पी एन। अब देखो मैंने ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है, रैंडम नेम दिया है। अब क्वेश्चन लिखना, इफ इनपुट इज इन द ऑर्डर, if input is in the order 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0, then output will be of the order, then output will be of the order। तो मुझे P और N के बारे में बताना है कि P और N का सीक्वेंस क्या होगा अगर इनपुट का सीक्वेंस ये है। अब देखो नॉर गेट देख के ये क्लियर हो जाता है दैट इट इज एक्टिव हाई SR लैच। अगर ये समझ आ जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना, एक्टिव हाई लैच में R के आगे क्या आता है, Q आता है, और S के सामने क्या आता है, Q बार आता है। बस ये ध्यान रखना कि R के सामने Q और S के सामने Q बार। अब देखो बना लेते हैं, एक्स वाई पी एन। एक्स क्या है हमारा, R है, Y है S, P है Q, ये है Q बार। तुम चाहते तो R की जगह S भी मान सकते हो, यहां S मानोगे तो यहां क्या दिखाओगे, Q बार, नीचे R मानोगे तो नीचे क्या दिखाओगे, Q। तुम्हारी मर्जी, दोनों तरह से एज्यूम कर सकते हो। अब देखो पहले है 0 1 0 1, तो 0 1 का मतलब क्या होता है, रीसेट। रीसेट पे Q सॉरी सेट होगा ना, सेट वाला 1 हुआ है, देखो सेट वाला 1 हुआ है, तो सेट पे Q1 Q बार 0। अगला है 1 0, तो ये वाली स्टेट है सेट, ये है रीसेट। R को अगर 1 कर दिया तो Q0 Q बार 1। ऐसे मत देखो कि 0 1 वाला रीसेट होता है, 1 0 वाला सेट होता है, नहीं। R को 1 किया तो रीसेट, S को 1 किया तो सेट। ऐसे देखो S को 1 किया तो सेट, R को 1 किया तो रीसेट, ठीक है। अगला क्या है 0 0। 0 0 हमेशा क्या होता है, होल्ड, यानी जो स्टेट है वही रहेगी, तो पिछली स्टेट को कॉपी कर दिया एज इट इज यहां। अगला क्या है 1 1। 1 1 वाली स्टेट होती है हमेशा इनवैलिड, तो यहां दोनों 0 आते हैं। और फिर क्या है 0 0, अभी हमने बोला था 0 0 पे जब जाएगा 1 1 से तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, 1 0 और 0 1, तो इसमें आउटपुट हो जाता है अननोन, हमें नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। जब इनवैलिड स्टेट से होल्ड पे जाओगे
तो वैल्यू 1 0 पे रुकेगी या 0 1 पे, ये डिपेंड किस पे करता है, इन दोनों के प्रोपोगेशन डिले पे। अगर यहां प्रोपोगेशन डिले दे देता, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं ये दे देता कि इसका डिले है 5 नैनोसेकंड, इसका है 6 नैनोसेकंड। अब 1 1 पे दोनों जीरो थे, पहले आउटपुट किसका मिलेगा, ऊपर वाले का। अब ये जीरो हो गया और इधर से भी क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, इधर से भी जीरो आया, ये भी जीरो है, जीरो जीरो का नॉर क्या होगा, 1, तब आउटपुट ये वाला आता। अगर प्रोपोगेशन डिले गिवन है तब तुम बता सकते हो कि अगला आने वाला आउटपुट क्या होगा। जब तक प्रोपोगेशन डिले ना दिया जाए तब तक मेरे लिए दोनों पॉसिबिलिटी है 1 0 और 0 1। दोबारा समझो, जिसका प्रोपोगेशन डिले कम है वो पहले आउटपुट देगा, आर को जीरो कर दिया और क्यू बार भी क्या था, जीरो था। देखो क्यू बार भी जीरो था और यहां आके आर को भी जीरो किया, क्यू बार जीरो है, आर जीरो है, जीरो जीरो का नॉर क्या आएगा, 1, और फिर 1 0 का आएगा 0, तो Q1 Q बार 0। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि लैच के अंदर SR एक्टिव हाई लैच की जब हमने बात की है तो इसके अंदर एक स्टेट हमारी गार्बेज होती है, इनवैलिड होती है, जब दोनों इनपुट 1 हो जाते हैं, और क्योंकि उसमें दोनों आउटपुट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आते। ये बात क्लियर हुई, एक्टिव हाई लैच क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्टिव लो SR लैच, एक्टिव लो SR लैच। अब एक्टिव लो का मतलब क्या है, देखो यहां इनपुट को 1 कर देने से हम ये बताते हैं आउटपुट क्या आएगा, कि अगर सेट को 1 किया तो 1 आ जाएगा, रीसेट को 1 किया तो 0 आ जाएगा। एक्टिव लो में उल्टा होना चाहिए कि 0 करने से उसे एक्टिवेट कर रहे हो। तो अब मैं बात कर रहा हूं एक्टिव लो SR लैच। मैंने बोला था एक्टिव हाई हो या एक्टिव लो हो, ब्लॉक डायग्राम सेम दिखाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या दिखाओगे कि दो इनपुट है S R और ऐसे दो ही आउटपुट है Q और Q बार। अब इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, देखो अगर सेट को 0 किया तो इसका मतलब है कि सेट को एक्टिव किया है तुमने। एक्टिव लो है ना, 0 पे एक्टिव है, 0 पे एक्टिव है तो सेट कर देने से आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। और रीसेट को 0 किया तो रीसेट को एक्टिव कर दिया, रीसेट को एक्टिव कर देने से आउटपुट आ जाना चाहिए 0। तो पहले हम ये कह रहे थे किसी इनपुट को 1 कर देने से आउटपुट चेंज होगा, यहां हम कह रहे हैं किसी इनपुट को 0 कर देने से आउटपुट चेंज होगा। तो इसमें अगर पॉइंट लिखो, इन एक्टिव लो लैच, in active low latch, in order to activate any input, in order to activate any input, we must make the input 0, we must make the input 0। तो सेट करने के लिए सेट को 0 करोगे, रीसेट करने के लिए रीसेट को 0 करोगे। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं, जैसे पहले हमने नॉर गेट का यूज किया था, अब यहां यूज होता है नैंड गेट का। एक्टिव हाई लैच में कौन से गेट यूज होते हैं, नॉर गेट, एक्टिव लो के अंदर नैंड गेट, SR। देखो मैंने एक्टिव हाई के अंदर याद रखने के लिए क्या बताया था कि R के सामने Q होता है और S के सामने Q बार, यहां उल्टा होता है, S के सामने Q और R के सामने Q बार। अगेन बात वही है, इसके एनालिसिस से पहले नैंड गेट का एनालिसिस समझना जरूरी है। देखो नैंड गेट को समझो, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल की पहले बात कर लेते हैं, A B Y। अगेन बहुत सिंपल चीज है बट इसको रेफर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 पे क्या आएगा, 1, 0 1 पे भी 1, 1 0 पे भी 1, 1 1 पे 0।
सीधी सी बात है, एंड का अपोजिट होता है, एंड सिर्फ 1 1 पे 1 देता है, तो ये सिर्फ 1 1 पे 0 देता है, बाकी सभी जगह 1। यानी नैंड के अंदर देखो याद रखने वाली बात क्या है, जब ये सर्किट एनालाइज कर रहा हूं कि एक भी इनपुट अगर 0 चला गया, एक भी इनपुट अगर 0 चला गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। तो इसी लॉजिक से हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पॉइंट लिख लो, इन NAND gate if any input is made 0, in NAND gate if any input is made 0, then output becomes 1. If any input is made 0, then output becomes 1. अब देखो इसके अंदर भी पहले की तरह केसेस लेते हैं। केस 1, सबसे पहले मेरे को स्टोर करना है 1, टू स्टोर 1, यानी किसकी बात कर रहे हैं, सेट की। आउटपुट को सेट करना है या उसमें 1 स्टोर करना है। अगर स्टोर 1 करना है तो S को करोगे 0 और R को करोगे 1। अब एक चीज समझो, S को 0 किया माने S को एक्टिव किया है और R को इनएक्टिव। मैंने नॉर गेट में क्या बोला था, नॉर गेट की खासियत ये थी कि नॉर गेट का अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो उसका आउटपुट आ जाएगा 0। तो ये बात ध्यान रखना, इन अ नॉर गेट इफ एनी इनपुट इज 1 द आउटपुट इज 0। तो हमेशा एक ऐसी कंडीशन निकाल के लाओ जिसका तुम्हें ये पता है कि इसका होने से दूसरे इनपुट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा सुनो, हम एक ऐसी कंडीशन की बात करते हैं जहां एक वैल्यू पता होने से दूसरी वैल्यू जानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिसको हम बोलते हैं डिसेबल। जब लॉजिक गेट की बात की थी ना, डिसेबल की बात की थी। देखो कंडीशन समझो, एंड गेट में एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाता है 0। ऐसी नैंड में एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाता है 1। और में एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट हो जाता है 1। नॉर में एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट हो जाता है 0। यानी और नॉर ये दोनों गेट डिसेबल कब होते हैं, जब एक इनपुट 1 हो जाए। एंड नैंड ये दोनों गेट डिसेबल कब होते हैं, जब एक भी इनपुट 0 हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ, जब दूसरे इनपुट से फर्क पड़ना बंद हो जाए तो गेट को क्या बोलते हैं, डिसेबल। तो हमेशा लैच को जब सॉल्व करते हो, दुनिया में कोई भी लैच का सर्किट बन के आ जाए तो पहले देखना लॉजिक गेट कौन सा लगा है और फिर ये देखना ये लॉजिक गेट डिसेबल कहां होगा। अब मुझे पता है नैंड का एक भी इनपुट 0 आ गया तो आउटपुट 1 ही आएगा, दूसरा इनपुट मैटर नहीं करेगा। जब दूसरा इनपुट मैटर नहीं करेगा तो स्टार्ट वहां से करो, उस नैंड गेट से जिसका इनपुट 0 है, क्योंकि जिसका एक इनपुट 0 है तो दूसरा नहीं भी पता तो भी चलेगा, क्योंकि आउटपुट क्या आना चाहिए 1। अब कौन सा इनपुट 0 है, S, ठीक है। तो अगर ये गेट 1 है और ये गेट 2 है तो किससे शुरू करूं, गेट 1 से शुरू करें, क्योंकि अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या आना है 1। तो G1 में S 0 हो गया तो Q क्या आ गया 1, डायरेक्टली मिल गया ना यहां से ये। अब Q1 आ गया, 1 यहां गया, R क्या है 1, R भी 1 Q भी 1, 1 1 पे क्या आता है 0। इसका मतलब Q बार क्या हो गया 0। हो गया सेट कि स्टोर्ड वैल्यू 1 हो गई और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0। तो यही तो हम लोग करना चाह रहे थे। अब देखो फिर से वैसे ही करते हैं, नाउ मेक S इक्वल टू R इक्वल टू 1। इनएक्टिव कर रहा हूं, ये ध्यान दो। मैंने नॉर लैच में भी क्या बोला था, सेट करने के बाद दोनों इनपुट को इनएक्टिव कर दिया था। लेकिन एक्टिव हाई में इनएक्टिव कौन सा होता है, लो वाला। अगर हाई एक्टिव है तो लो क्या है इनएक्टिव। तो इनएक्टिव करने के लिए दोनों इनपुट को क्या किया था 0। ये है एक्टिव लो, यानी लो को क्या मान रहे हो एक्टिव। तो इनएक्टिव करने के लिए दोनों को क्या करोगे हाई। अब देखो S1 है, Q बार क्या है 0, यहां से 0 जा रहा है ना, ये 1 है ये 0 है। 1 और 0 पे क्या आता है 1 आता है। तो मैं ये कह रहा हूं S0 है, सॉरी S1 है, Q बार जा रहा है 0, S1 है, ऊपर से Q बार आ रहा है 0। तो इससे क्या आएगा Q आ जाएगा 1,
अब R क्या है, 1 है, और इधर से Q क्या आ रहा है, Q आ रहा है 1। अगर 1 और 1 दोनों हो गए तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो देखो Q1 Q बार 0 और यही आ रहा है Q1 Q बार 0, तो ये क्या हो गया, होल्ड या मेमोरी वाली स्टेट। तो यही तो मैंने बोला एक लैच का काम है। लैच का काम क्या है, एक बार उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी, उसके बाद इनपुट्स को इनएक्टिव करने के बावजूद आउटपुट क्या रहना चाहिए, सेम। ठीक है, तो इनएक्टिव करने का मतलब है यहां पे 1 करना, एक्टिव हाई में इनएक्टिव का मतलब था 0 करना। अगले केस पे आते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मैं ये कहता हूं कि मुझे क्या स्टोर करना है, मुझे स्टोर करना है 0, यानी क्या करना है, सिस्टम को रीसेट करना है। अब रीसेट करने के लिए किसे एक्टिवेट करोगे, रीसेट वाले इनपुट को, यानी S को करोगे 1 और R को करोगे 0। एक्टिव करने का मतलब यहां पे क्या है, 0। अब मैंने क्या बताया, NAND गेट में शुरू वहां से करना जहां एक इनपुट 0 हो, क्योंकि उस केस में आउटपुट डेफिनेटली क्या आएगा, 1। अब 0 क्या है, R। अगर R 0 हो गया तो इस गेट का आउटपुट क्या आएगा, 1। यानी इस बार शुरू कहां से करोगे, G2 से। तो G2 से शुरू करेंगे तो R 0 होने से Q बार क्या आ गया, 1। अब ये जो Q बार है ये G1 में जा रहा है, देखो S भी 1 है, Q बार भी 1 है, तो G1 के दोनों इनपुट 1 हो गए, 1 1 पे क्या आता है, 0 आता है, तो यानी Q क्या आ गया, 0। यही तो करना चाह रहे थे, देखो कि रीसेट में Q0 Q बार 1, सेट में Q1 और Q बार 0। अब दोबारा से दोनों इनपुट को इनएक्टिव कर दो। दोनों इनपुट को इनएक्टिव करने का मतलब S इक्वल टू R इक्वल टू 1। अब देखो S1 है और Q बार क्या है, 1। ये Q बार यहां गया, S1 Q बार 1, Q बार 1 गया, 1 1 का आउटपुट 0 आएगा, तो Q आ गया 0। अब ये जो Q आया ये अगले गेट के लिए किसका काम कर रहा है, इनपुट का, तो Q जो आया वो पीछे चला गया। अब 1 0 का क्या आएगा, यहां से 0 आ रहा है, यहां से 1 आ रहा है, 1 0 पे आता है 1, तो Q बार क्या आ गया, 1। तो देखो Q 0 आ गया, Q बार 1 आ गया जो पहले आ रहा था, यानी सेम आउटपुट रह गया, तो इसे क्या बोल दिया, होल्ड। तो अगर सेम आउटपुट रह जाता है लैच के अंदर, तो यानी उसने वो वैल्यू स्टोर कर ली है, अब वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। चेंज कब होगी, जब तुम आउटपुट को सेट या रीसेट करो, जब तक इनपुट इनएक्टिव रहेगा तब तक लैच के अंदर वैल्यू स्टोर रहेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब लास्ट केस की बात करते हैं। हमने कौन कौन से केसेस देख लिए, 1 0 0 1 और बोथ 1 1। लास्ट केस की अगर बात करें, केस नंबर 3, जिसमें कि दोनों ही हो जाएं 0। अब मैंने क्या बोला, NAND का अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या आएगा, 1। अभी G1 और G2 दोनों का एक एक इनपुट 0 है, दोनों का एक एक इनपुट 0 होने से दोनों का आउटपुट क्या आ जाएगा, तो अगेन ये वाली स्टेट क्या हो गई, इनवैलिड। क्यों हो गई इनवैलिड, क्योंकि इस बार आउटपुट दोनों ही क्या आ गए, 1 आ गए। दोनों आउटपुट 1 आ जाने से क्या हुआ, दोनों आउटपुट अगर 1 आ गए तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं बचे। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं बचते हैं तब क्या होगा, लैच का आउटपुट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक लैच के अंदर हमेशा ये क्वालिटी होती है कि जो दो आउटपुट लैच देता है वो दोनों हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में ही आते हैं, और वो यहां पे नहीं हो रहा तो इसे क्या बोल दोगे, इनवैलिड। अब जैसे नॉर वाले लैच के अंदर हमने क्या कहा था, इनवैलिड स्टेट को कैसे डील करना है, इनवैलिड स्टेट के लिए हम प्रोपगेशन डिले की बात करते हैं। अब देखो S और R दोनों 0 0 है, जिससे दोनों आउटपुट क्या आ गए, 1। अब दोनों को मैं 1 पे ले जा रहा हूं, दोनों को मैं 1 पे ले जा रहा हूं। दोनों 1 का मतलब क्या होता है,
दोनों 1 का मतलब होता है दोनों को इनएक्टिव कर रहा हूं। दोनों को इनएक्टिव अगर कर दिया इसका मतलब कौन सी स्टेट में जा रहे हो, मेमोरी वाली स्टेट में या होल्ड वाली स्टेट में। अब इसके अंदर दो केसेस बनेंगे। केस 1, G1 is faster than G2। अगर ऐसा होगा तो G1 का आउटपुट पहले मिलेगा ना। देखो ये 1 हो गया, यहां से भी क्या आ रहा है 1, तो G1 से शुरू करोगे क्योंकि G1 फास्टर है। ये 1 ये भी 1, तो Q क्या हो गया 0। अब ये 0 गया यहां से 0 गया ना, और यहां से क्या आ रहा है 1, 1 0 पे क्या मिलता है 1, तो Q बार क्या हो गया 1। यानी कौन सा स्टेट बन गया ये, रीसेट। दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं, G2 is faster than G1। G2 अगर फास्टर है तो शुरुआत किससे करोगे फिर, G2 से। यहां से 1 आया, देखो यहां से 1 आया और ये भी 1 था, 1 1 का आउटपुट क्या होगा 0, Q बार हो गया 0। तो यहां से अब क्या गया 0 गया, ये 0 गया, ये 1 था, 1 0 पे क्या आता है 1, 1 0 पे 1 आता है, तो Q आ गया 1। Q 1 आने का मतलब सेट। तो अगेन इसका मतलब यही हुआ कि आउटपुट में सेट और रीसेट दोनों मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किसका प्रोपोगेशन डिले ज्यादा है या किसका प्रोपोगेशन डिले कम है। अच्छा दूसरा एक चीज समझो, पिछले केस में हमने बोला था जब S और R दोनों 1 हो गए तो उसे इनवैलिड बोला था, और यहां S और R 0 को क्या बोल रहे हो, इनवैलिड। S और R 1 हो गए किसमें, एक्टिव हाई में। S और R दोनों 1 हो गए एक्टिव हाई में, उसे क्या बोला इनवैलिड। और S और R दोनों 0 हो गए एक्टिव लो में, तो उसे भी क्या बोला इनवैलिड। रीजन समझो, S और R 1 हो गए एक्टिव हाई में, मतलब दोनों क्या हो गए एक्टिव हो गए। जब तुमने सेट को भी एक्टिव कर दिया, रीसेट को भी एक्टिव कर दिया, तो लैच को यह समझ नहीं आ रहा कि तुम सेट करना चाहते हो या रीसेट। भाई जब दोनों इनपुट एक्टिवेट हो गए तो ना वो सेट कर सकता ना वो रीसेट कर सकता, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे इनवैलिड। ऐसे ही एक्टिव लो में तुमने दोनों 0 कर दिए, यानी दोनों लो कर दिए। लो करने का मतलब क्या हुआ, दोनों लो है, मतलब कि दोनों क्या है, बोथ एक्टिव वाली कंडीशन चल रही है। बोथ एक्टिव अगर हैं तो लैच को ये नहीं समझ आएगा कि सेट करूं या रीसेट, इसीलिए उसे क्या बोला इनवैलिड। ये बात क्लियर हुई। इनवैलिड कब होता है, जब दोनों इनपुट एक्टिव हो जाए सेट और रीसेट, तब उसे क्या बोल देते हैं इनवैलिड। क्योंकि या तो सेट करो या तो रीसेट करो, और कुछ भी नहीं करोगे तो जो वैल्यू स्टोर्ड है वो उसके अंदर स्टोर्ड रह जाएगी। क्लियर हुई बात। तो दो पॉसिबिलिटी है, सेट को एक्टिव करोगे तो आउटपुट 1, रीसेट को एक्टिव करोगे तो आउटपुट 0, दोनों को इनएक्टिव कर दोगे तो सेम, और दोनों एक्टिव हो गए तो इनवैलिड। क्योंकि दोनों एक साथ एक्टिव होंगे तो आउटपुट विल बी अनडिसाइडेड। ठीक है, तो इसके लिए भी देखो, अगर स्टेट टेबल बनाते हैं, अगर इसकी स्टेट टेबल बनाए तो हमारे पास क्या है, दो इनपुट है S R, और जैसा मैंने पहले बताया कि नेक्स्ट स्टेट को कैसे लिखते हो, Qn+1 बार 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 का मतलब एक्टिव लो में दोनों एक्टिव है, तो ये स्टेट क्या है इनवैलिड, और इसमें दोनों आउटपुट क्या आ जाते हैं 1, तो ये वाली स्टेट यूज नहीं करना है, ये इनवैलिड है। 0 1 कौन एक्टिवेट हो चुका है, सेट अगर एक्टिवेट हो गया तो ये स्टेट सेट वाली स्टेट है, आउटपुट 1, आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट 0। अगर R 0 है तो कौन एक्टिवेट हो गया, रीसेट अगर एक्टिवेट हो गया तो आउटपुट 0, आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट 1। दोनों 1 1 है तो दोनों इनएक्टिव हो गए, तो ये वाली स्टेट हो गई होल्ड। दोनों इनएक्टिव हैं तो जो स्टेट थी वही स्टेट रह जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट रहेंगे सेम। जब दोनों इनपुट हटा दोगे
तो लैच कोई आउटपुट को चेंज नहीं कर सकता या लैच के अंदर की स्टोर्ड वैल्यू नहीं बदल सकती इफ बोथ इनपुट्स आर रिमूव। ठीक है, तो देखो जनरली हमने एसआर लैच चाहे एक्टिव हाई हो या एक्टिव लो हो, इसके अंदर एक कॉमन चीज देखी, अगर सेट को एक्टिव करते हैं आउटपुट 1, तो इसको अगर समराइज करो, देखो समरी अगर लिखें एसआर लैच की, सेट अगर एक्टिव है तो आउटपुट 1 आता है, रीसेट एक्टिव है तो आउटपुट 0 आता है, बोथ इनएक्टिव हैं तो आउटपुट सेम रहता है, बोथ अगर एक्टिव हैं तो ये क्या हो जाता है, ये इनवैलिड स्टेट को शो करता है। ये बात क्लियर हुई? तो एक्टिव और इनएक्टिव किससे पता चलता है? एक्टिव हाई में एक्टिव होने का मतलब 1 होता है, इनएक्टिव होने का मतलब 0 होता है, और एक्टिव लो में एक्टिव होने का मतलब 0 और इनएक्टिव होने का मतलब 1 होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, और एक्टिव हाई में कौन सा गेट यूज होता है? नॉर गेट, एस के सामने दिखाते हैं क्यू बार, और एक्टिव लो में यूज होता है नैंड गेट, एस के सामने दिखाते हैं हम क्यू। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन एक्टिव हाई के बारे में देखा था, अब की बार एक्टिव लो बना रहा हूं, एक्स वाई पी एन। अब क्वेश्चन ये है, इफ इनपुट इज इन द ऑर्डर, इफ इनपुट इज इन द ऑर्डर 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0, अगर इस ऑर्डर में, तब क्या होगा? तो देखो मुझे पी और एन के बारे में जानकारी चाहिए। सबसे पहले ये डिसाइड करो कौन सेट है और कौन रीसेट। नैंड वाले लैच में मैंने बताया एस के सामने क्यू और आर के सामने क्यू बार, तो इसे एस मानो, इसे आर मानो, ये हुआ क्यू और ये हुआ क्यू बार, एस आर क्यू क्यू बार। अब सबसे पहला क्या है? 0 1, कौन एक्टिव हुआ एक्टिव लो में? 0 वाला, 0 वाला एक्टिव माने सेट, तो Q1 Q बार 0 1 0। अब कौन एक्टिव हुआ? रीसेट, रीसेट एक्टिव होने का मतलब आउटपुट 0, आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट 1। 0 0 0 0 क्या है? इनवैलिड स्टेट है, क्योंकि दोनों एक्टिवेट हो गए। इनवैलिड में दोनों आउटपुट क्या आ जाते हैं? 1। ठीक है, अब इसके बाद 1 0, अब कौन एक्टिवेट हो गया? अब एक्टिवेट हो गया रीसेट। अब अगर 1 0 पे रीसेट एक्टिवेट हो गया, तो रीसेट एक्टिवेट होने से P0 और N1, 1 0 के बाद 1 1, 1 1 कौन सी स्टेट होती है? 1 1 होती है मेमोरी, जिसे होल्ड कहते हैं, 1 1 होती है मेमोरी, तो 1 1 पे आउटपुट क्या आ जाएगा? सेम, जो आउटपुट था वही रहेगा। फिर क्या हो गया? 0 0 0 0 फिर से गार्बेज हो गया 1, तो ये इनवैलिड है, दोनों आउटपुट आ जाते हैं 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर तुम ये डिसाइड कर लेते हो कौन से टर्मिनल पे कौन सा इनपुट मानना है, तो तुम डायरेक्टली उसे सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे याद रखना है? अगर लैच की कंस्ट्रक्शन याद रखना चाहते हो, एक्टिव हाई याद क्या क्या रखना है? नॉर गेट और एस के सामने क्यू बार, एक्टिव लो नैंड गेट, आर के सामने या एस के सामने क्यू। ठीक है,
और ये ध्यान रखो एक समय पे एक ही इनपुट एक्टिव होना चाहिए, उसके हिसाब से आउटपुट डिसाइड होगा। दोनों एक्टिव हो गए तो इनवैलिड, दोनों इनएक्टिव हो गए तो जो स्टेट है वो मेंटेन हो जाएगी। ये एक मेमोरी की तरह काम करता है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखना, if input is of the order, if input is of the order, ऐसा लिखो P1 P2, इसका ऑर्डर है 0 1 then 1 1, 0 1 then 1 1, then order of the output, for both the latches will be, then order of the output for both the latches will be। ठीक है, लैचेस के मैं सर्किट दे रहा हूं। और देखो एक चीज और ध्यान रखना, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल पॉइंट तुम्हें बताया है कि कभी भी कोई जनरल लैच अगर आ जाए सामने तो उसको कैसे टैकल करना है कि शुरू वहां से करो जहां पे वो लॉजिक गेट डिसेबल होता है। एंड और नैंड डिसेबल कब होते हैं? जब एक इनपुट 0 हो जाए, और नॉर ये डिसेबल कब होते हैं? जब एक इनपुट 1 हो जाए। ठीक है, ये दो सर्किट हैं, दोनों में तुम्हें Q1 Q2 का सीक्वेंस निकालना है अगर P1 P2 का सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग लैचेस की स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ पैरामीटर्स मैं ऐसे बताऊंगा जो लैच के अंदर डिफाइंड होते हैं, जो पैरामीटर हमारे लिए मैटर करते हैं व्हेन वी आर जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी लैच, और वही पैरामीटर फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी कैरी ओवर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना लैच को कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। तो ये जो मैंने समरी बताई है बस इतना ध्यान रखना, अगर दोनों ऐसा लैच के बारे में डिस्कस करना है उतना सफिशिएंट है। थैंक यू।